हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कात्यायन अकेडमी। स्टूडेंट, बोर्ड बूस्टर का क्रैश कोर्स में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अपना सेकंड जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लगभग हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने आपके काफी सारे डाउट्स भी लिए थे जो डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने दिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी लाइव 2, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लाइव 2, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स अभी बाकी रह गए हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में, आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हम आपके बहुत सारे डाउट्स भी लेंगे जो आपने डाउट्स हमें क्वेरी सेक्शन में सेंड किए हुए हैं, तो हम लोग उन डाउट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वो सरप्राइज हम लोग क्लास के बीच में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर और कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से जो करंट, रेट ऑफ चार्ज मतलब कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कितने टाइम में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं या फिर सिंपली करंट भी बोलते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक एलिमेंट और अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied between its end provided the temperature remains constant। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो रेसिस्टेंस को बहुत ही इफेक्ट करता है, ठीक है। टेम्परेचर रेसिस्टेंस को क्या इफेक्ट करता है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा सर्किट का, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे मतलब कम कर देंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर राइज करेंगे उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना ही रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब वहां पर ही कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जिससे हम उस पूरे सराउंडिंग का, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सके, उस कंडीशन की बात हो रही है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है उस कंडीशन में किसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, उस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने 1.5 वोल्ट की बैटरी अगर कनेक्ट की हुई है, उस टाइम पर ही कुछ एक करंट आपका सर्किट से फ्लो होता है। अब अगर हम 1.5 को डबल कर दें मतलब 3 वोल्ट कर दें, तो जितना करंट उस सर्किट से फ्लो हो रहा था उसका डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस जितना किया हुआ है, जितना अप्लाई किया है उसको भी डबल कर दिया। तो जिस रेशियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करते जाएंगे उसी रेशियो में क्या होगा, उस सर्किट से, क्लोज सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी चेंज होता रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी करते हैं। यहां पर आई जो है इट रिप्रेजेंट करंट, ठीक है। आई क्या बोलता है? आई करंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो V है ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। शॉर्ट में इसको हम PD राइट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर अगर हम I प्रोपोर्शनल V को देखें तो इसको हम लोग V प्रोपोर्शनल I भी राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग V प्रोपोर्शनल I भी राइट कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से जितना करंट हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग करंट पास होगा, और उसी को हम बोल सकते हैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्रिएट करेंगे उतना ही करंट उस सर्किट में से, क्लोज सर्किट में से फ्लो होगा। मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहां पर ये y एक्सेस होता है, ये x एक्सेस होता है, ठीक है। अगर हम y एक्सेस पर करंट ले लें और x एक्सेस पर वोल्टेज ले लें तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में अगर हम करंट मतलब y एक्सेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो इस लाइन को इस ग्राफ में जिस जगह पर, जिस भी पॉइंट पर उसको कट करेगा, वहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर x एक्सेस पर ड्रॉ करें तो आपको उस कंडीशन पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर ही उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है और जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी आप वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो यूज होता है ग्राफ का। और ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे? आप दोनों की वैल्यू एक रेशियो में बढ़ाते जाइए, जैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे करंट भी उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले ओम ने बताया था, इसलिए इसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं। इसलिए दस ओम्स लॉ स्टेट्स V इक्वल्स टू IR, ठीक है। जैसा कि हमें पता था, हम लोगों ने राइट किया था V प्रोपोर्शनल I। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते तो ये क्या हो जाता है? V इक्वल्स टू IR, ठीक है। यहां पर R जो है ये रेसिस्टेंस है, हियर R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन एलिमेंट,
एलिमेंट क्या है, मतलब किस कंडक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। मान लीजिए जो हमने सर्किट बनाया हुआ है उसमें कौन सा कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, उसमें कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, या जो बेस्ट कंडक्टर होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर। सिल्वर क्या होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो यहां पर अब जो हम लोग बात कर रहे थे, हियर आर इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन एलिमेंट मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। फिर से देखिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एंड इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस। या हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको हम लोग राइट करते हैं आर से, ठीक है। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यही ये प्रॉपर्टी है, इसी से हमें पता चलता है कि किसी मटेरियल से या जो भी कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसमें से कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, ये अपोज करता है किसका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, कितना चार्जेस उसमें से फ्लो होंगे उसको हम रेसिस्टेंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने रेसिस्टेंस के बारे में बात किया, तो वहां से जो अभी फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, दैट वाज V इक्वल्स टू आई आर। यहां से अगर हम लोग बात करें R के लिए तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। इसको ट्रांसपोज करके ये फॉर्मूला बन सकता है जो कि हम लोगों ने यहां पर डायरेक्टली ले लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर देखें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है किसी सर्किट का फिक्स है, मतलब आप जो उसमें जिस भी चीज से जो बैटरी है या सेल है जिससे आप उसमें पावर दे रहे हैं सर्किट में, उस कंडीशन में क्या है कि अगर आपने V को फिक्स कर दिया है तो क्या हो जाएगा, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, ठीक है, या I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, ठीक है। ये इसको हम लोग या तो आप बोलिए I प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R या फिर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। मतलब क्या है, इसका मतलब है दस फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब फिक्स है, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। द हायर इज द रेसिस्टेंस, द लोअर इज द करंट। जितना ज्यादा सर्किट का रेसिस्टेंस होगा उतना ही कम उसमें से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है किसमें, करंट में और रेसिस्टेंस में, ठीक है। सी गुड कंडक्टर्स have low resistance while insulators have very high resistance, ठीक है। तो जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनका जो रेसिस्टेंस होता है वो लो होता है, इसीलिए उनमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है, या अच्छे से करंट फ्लो हो पाता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते या कम रेसिस्टेंस होते हैं। बट अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर को हम लोग बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं। इंसुलेटर जनरली नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कुछ कंडीशंस पर ही मोस्टली जितने भी सब्सटेंस है उनमें से चार्जेस फ्लो होने ही लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता भी होनी चाहिए। बट अगर हम लोग बात करें नॉर्मली स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो गुड कंडक्टर्स जो होते हैं उनका रेसिस्टेंस लो होता है और लो रेसिस्टेंस होने की वजह से उनमें से करंट जो है वो इजीली पास होता है, ठीक है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, रेसिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसमें से करंट कम फ्लो होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस की यही तो प्रॉपर्टी, यही तो वर्क है रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस क्या करते हैं, जो भी जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसको वो कंट्रोल करते हैं, ओके। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अब किसी भी चीज को मेजर करने के लिए उसका यूनिट तो पता होना चाहिए, है ना। इसलिए अगर हम लोग रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस का क्या यूनिट है, द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। कैसे, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जो ओम्स लॉ से फॉर्मूला मिला था वो था V इक्वल्स टू आई आर। यहां पर V जो था ये पोटेंशियल डिफरेंस था, V जो है ये क्या है, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, I क्या है, I करंट है, ठीक है। और R क्या है, R जो है वो रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर हम लोग बात करें I और R की, तो R के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग R के टर्म में बात करें तो R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहां से हम इसकी यूनिट फिर से डिराइव भी कर सकते हैं। तो R V की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज या वोल्ट, और ये हो गया एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी यूनिट जो है वो डिराइव कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि बेसिकली इसका यूनिट क्या है, ठीक है। तो यहां से देखिए, द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर, दिस यूनिट इज आल्सो कॉल्ड ओम, ठीक है। इसको हम लोग ओम भी बोलते हैं और जिसका सिंबल होता है कुछ ऐसे,
ये इसका सिंबल है। अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम इस सिंबल को कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक लाइन, सेमी सर्किल, फिर वापस से लाइन, ठीक है। ये सिंबल है किसका, ओम का, ठीक है। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि इसका यूनिट क्या है, और इसी यूनिट में हम इसको हमेशा मेजर करते हैं। ओके तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस अब क्या है और रेसिस्टेंस क्या है ये तो हम लोग देख लिया, बट रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कोई एक कंडक्टर है, हमने मान लीजिए कोई एक कंडक्टर ले लिया, अब उस कंडक्टर का या उस वायर का जो भी हमने लिया हुआ है उसका जो रेसिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर कैसे डिपेंड करता है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर। लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, हम उसका लेंथ जितना ही बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए इनिशियली हमने किसी कंडक्टर का लेंथ लिया था x मीटर, ठीक है, तो उसका कुछ रेसिस्टेंस है। अब अगर हम उसका जो लेंथ है उस कंडक्टर का 2x मीटर कर देते हैं, डबल कर दिया, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये दिया हुआ है देखिए, R इज प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जितना ज्यादा आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये जो एक कंडक्टर है, ठीक है, ये इस तरीके से हमने एक क्रॉस वायर ले लिया और ये एक पूरा एक कंडक्टर है, इसका ये जो थिकनेस है, ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको हम जनरली हम ये भी बोल सकते हैं थिकनेस, ठीक है। तो जितना ज्यादा थिक होगा, जितना ज्यादा थिक होगा कंडक्टर हमारा, उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा थिन होगा कंडक्टर, जितना ज्यादा थिन होगा मतलब पतला होगा, उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मतलब अगर मान लीजिए आप कहीं पर मार्केट में गए या इलेक्ट्रिकल शॉप पर गए, वो आपको दो वायर दिखा देता है, आपको दो वायर दिखाता है, एक वायर थिक है और दूसरा वायर थिन है, लेंथ दोनों की सेम है, मान लीजिए आपको 1 मीटर ही चाहिए। अब आपको गेस करना है कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा और किसका रेसिस्टेंस कम होगा। तो देखिए क्या है कि अगर वायर थिक है, वायर की थिकनेस ज्यादा है, तो क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर वायर की थिकनेस कम है तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब पतला वायर होगा तो क्या होगा, उसका जो रेसिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, और अगर वायर की थिकनेस ज्यादा होगी मतलब मोटा वायर होगा, थिक वायर होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है कि ये इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि टेम्परेचर जो है उससे जो रेसिस्टेंस है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए, एक अगर हम इसको 1 दे दें और इसको 2 दे देते हैं, ये दो इक्वेशन हो गई। यहां से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमको मिलता है R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। R प्रोपोर्शनल L अपॉन A मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसको कई बार आपको यहां पर ही एरिया की जगह पर अगर वायर है तो यहां पर पाई R स्क्वायर भी हो सकता है ना। कंडक्टर का अगर वायर के हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, दैट इज पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया की जगह पर पाई R स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये, या फिर ये भी बोलिए कि पाई R स्क्वायर की जगह अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस इंक्रीज करेंगे तो भी रेसिस्टेंस कम होगा, और रेडियस डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे ही होगा ना, थिक और थिन, थिकनेस और किस पर डिपेंड कर रही है, बेसिकली रेडियस पर ही तो डिपेंड कर रही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डायरेक्टली रेडियस से ही तो रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो नया इक्वेशन बनता है वहां से अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो यहां पर एक नई चीज आती है, ये P जैसी जो चीज है इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करता है, ऐसे, ठीक है। ये रो बन गया, ठीक है। तो आपका जो नया फॉर्मूला बन जाएगा, दिस विल बी R इक्वल टू रो L अपॉन A। अब ये रो क्या है, वेयर रो, ठीक है, इसको RHO भी राइट कर सकते हैं, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो गया। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आया, चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ओम मीटर के लिए हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इधर काफी सारा कंजस्टेड हो गया है तो हम लोग थोड़ा सा स्पेस पहले बना लेते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं कि ये ओम मीटर कैसे आ गया, ठीक है। तो हमको जो फाइंड करना है किसका, इस रो का यूनिट फाइंड करना है, तो रो के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, रो इक्वल्स टू R A अपॉन L, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब R जो है वो रेजिस्टेंस है, उसका यूनिट क्या है,
उसका ओम है, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का मीटर, ठीक है। तो यहां से मीटर, ये एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या बचा, ओम मीटर। आपके पास में क्या बच गया, आपके पास बच गया ओम मीटर, ठीक है। अब ये जो ओम मीटर है, ओम मीटर, यही इसका यूनिट हो गया रो का, ठीक है। और यही यहां पर दिया हुआ है, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी एक्चुअली में होता क्या है, आपको पता कैसे चलेगा। रेजिस्टिविटी एक तरीके से कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। जिस भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है, वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, उतना अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा, ठीक है। और जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो उतना ही बुरा कंडक्टर होगा, मतलब उसमें से कम करंट पास होगा, ठीक है। करंट जो है वो कम पास होगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी से पता चलता है कि किसी कंडक्टर का कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है, कितनी ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी है, वो कंडक्टर अच्छा है या बुरा है। इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस है तो मेटल ही, बट वो इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर हमें करंट पास कराना है उसमें से, तो हमें पता होना चाहिए उसमें उसका रेजिस्टेंस कितना है। अगर उसमें एनर्जी लॉस हो रही तो उसका हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस है उसका जो रेजिस्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टिविटी ये बताता है कि कोई भी कंडक्टर है वो अच्छा कंडक्टर है या बुरा कंडक्टर, या कम अच्छा कंडक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, बट इसी की जगह पर अगर हम लोग बात करें नाइक्रोम की, तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। इसीलिए नाइक्रोम से जब करंट पास होता है तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, मतलब वायर जो गर्म होने लगता है, वायर गर्म होने लगता है ना। तो बेसिकली ये रेजिस्टिविटी से ही पता चलता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के कनेक्शन के बारे में, कि अगर हमारे पास में एक नहीं, दो नहीं, तीन, कई सारे रेजिस्टेंस उनको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीरीज में करिए और या फिर पैरेलल में करिए। अब ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए देखिए दो तरीके हैं ना, सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, बट हमें सीरीज पता होनी चाहिए कि सीरीज क्या होती है। सीरीज में क्या होता है, अगर हम बात करें, यहाँ पर ही जो हमने वायर लिया हुआ है, ये पूरा एक सर्किट है। यहाँ पर ही देखिए करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये हमने एक सेल लिया हुआ है। करंट के फ्लो का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, माइनस करंट इधर से ऐसे गया, ये इस तरफ गया, ये वापस से इधर से ऐसे होता है, वो वापस इधर से आ गया और ये वापस से सर्किट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब सीरीज में क्या होता है, जो भी कनेक्ट होते हैं, जो भी गैजेट्स होते हैं या जो भी डिवाइस होते हैं, जितने भी कनेक्ट होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, एक ही वायर से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। जैसे यहां से देखिए एक सिंगल वायर से आया, ये पहला रेजिस्टेंस है मेरा, उसी के बाद में उसके दूसरे एंड से रेजिस्टेंस का पहला एंड जुड़ गया, उसका दूसरा एंड तीसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ गया और ये वापस से ऐसे जुड़ गया। इस कंडीशन में देखिए पूरा एक ही सर्किट से जुड़ा हुआ है, एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन की एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि सीरीज कनेक्शन में सभी जगह से जो करंट होता है वो सेम रहता है, करंट चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो सभी जगह पर डिफरेंट होगा। R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, और R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, बट करंट जो है वो तीनों के लिए सेम होगी। और अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा, मतलब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये कब होता है, ये केवल सीरीज कनेक्शन में होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें इनकी जगह पर टोटल करके पता करना है कि अच्छा मान लीजिए मेरे पास में ये 3 रेजिस्टर है, मुझे पता होना चाहिए इस टोटल सर्किट की, मतलब इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो अब अगर हम लोग बात करें, यहां पर करंट तो सेम है, उस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें V1 पर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू, V1 कितना हो जाएगा, I R1 हो जाएगा, क्योंकि करंट सेम है और R1 जो है ये इस रेजिस्टेंस के पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू है। इसी तरीके से अगर हम लोग V2 की बात करें, V2 पर कितना हो जाएगा, सेम, करंट तो सब जगह सेम है, तो ये R2 हो जाएगा, और V3 की जगह पर ये कितना हो जाएगा, IR3, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम इनको ऐड करें तो हमें रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब हमको ओम्स लॉ से पता है, हमको ओम्स लॉ से क्या पता है कि V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है, ये ओम्स लॉ से हमें पहले से पता है। बट अब अगर हम लोग देखें ये V क्या है, V तो हमारा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारे पास में V की भी वैल्यू है, V1 V2 V3 की भी वैल्यू है, सारी वैल्यू यहां पर प्लेस कर दो, सारी वैल्यू प्लेस कर दो। IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3,
ठीक है, यहां से अगर हम कॉमन ले लें आई आर इज इक्वल टू, ठीक है, आई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यहां से आई आई कैंसिल हो गया, अब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में बचा आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये रेसिस्टेंस है, मतलब क्या है कि अगर सीरीज में जितने भी रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड है उसकी जितनी वैल्यू, अगर हमें टोटल रेसिस्टेंस पता करना है तो हम क्या करें, सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर दें, डायरेक्टली ऐड कर दी, आपको पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस सीधे इजीली तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कब होता है, ये तभी होगा जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया है कि सीरीज में बेसिकली जब हम कनेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस को तो कैसे होता है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिंगल वायर में सारे रेसिस्टेंस कनेक्ट होंगे, सिंगल वायर में सारे रेसिस्टेंस कनेक्ट होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनको हम पता कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए वापस से वही लिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहां पर फिगर शोन दिस, ये वाला जो फिगर ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो रेसिस्टेंसेस हैं 3 R1 R2 R3 कनेक्ट हैं वो किसमें, सीरीज में। अब इन तीनों की जगह पर अगर हम कोई सिंगल रेसिस्टेंस लगा रहे हैं तो उसको हम लोग R इक्विवेलेंट भी राइट करते हैं, क्या राइट करते हैं, R EQ। ठीक है, और ये R EQ क्या होगा, ये R EQ होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये कैसे होगा ये हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर रेसिस्टेंस बहुत सारे हैं तो उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, केवल 3 के लिए है। अब मान लीजिए 3 रेसिस्टेंस नहीं है मेरे पास में, बहुत सारे 10 20 n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है ना, मींस कितने भी हो सकते हैं, n में 100 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, तो जितने भी हैं उनको डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस तरीके से सीधे ऐड कर दीजिए, आपको उस पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस connected in series, equivalent resistance of resistance in series will be R equivalent is equals to this R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3 and so on Rn। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेसिकली कितना है आपके पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस, कब, जब सीरीज में, और सीरीज हम लोगों ने देख लिया। अब जो दूसरा तरीका था या दूसरी चीज थी वो था पैरेलल कनेक्शन। तो अब ये पैरेलल कनेक्शन कैसे पता करेंगे ये देख लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो वायर्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए एक सेल कनेक्टेड है, ये एक सेल कनेक्टेड है, सेल से एक वायर है, यहां से देखिए एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। ठीक है, इधर जो ऊपर गया था उसमें से R1 कनेक्टेड है, फिर बीच वाले से R2 कनेक्टेड है, फिर इधर R3 कनेक्टेड है, ये 3 रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड है। अब पैरेलल कनेक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट चेंज हो जाता है। जो एक वायर में टोटल I करंट जा रहा था वो देखिए इधर I1 हो गया, इधर I2 हो गया, इधर I3 हो गया। इस तरीके से जो करंट है वो स्प्लिट हो जाता है, बट जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, वो इसके सम के इक्वल ही होगा। ये क्या होगा, जो टोटल करंट होगा वो उसके सम के इक्वल होगा, मतलब उसका जोड़ देंगे, अगर हम करंट को टोटल कर देंगे तो आपको इस सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा था वो पता चल जाएगा। अब यहां पर देखिए 3 रेसिस्टेंसेस भी कनेक्टेड है, ये देखिए R1 R2 R3। तो अगर हमारे पास में ये 3 रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं पैरेलल में और हमें पता है कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हमें टोटल रेसिस्टेंस पता करना है तो वो कैसे पता करेंगे, इसके लिए देखते हैं वापस से हम लोग कहां पर जाएंगे, ओम्स लॉ पर जाएंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V = IR। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों डेरिवेशन के लिए, आपको पता होना चाहिए। यहां से अगर हम I की बात करें तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा हमारा V/R, I हमारा V/R हो जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की तो यहां पर देखिए I1 कितना हो जाएगा, I1 की अगर हम लोग बात करें, पहले I1 निकाल लेते हैं क्योंकि हमने I की वैल्यू तो निकाल ली, I कितना V/R हो गया। I1 की अगर बात करें, I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा हमारा V/R1, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि हम यहां पर ऐड करें, यहां पर ऐड करें, यहां पर ऐड करें, किसी भी जगह पर अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V विल नॉट चेंज, V जो है वो चेंज नहीं होगा, V चेंज नहीं होगा, V हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, जितना यहां पर वही रहेगा। ठीक है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा बट इसके यहां पर जो हम लोग इसके टर्मिनल्स पर अगर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वो इसके R1 और R2 और R3 के लिए, तीनों के लिए सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग I1 की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, V/R1। इसी तरीके से I2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, V/R2, और I3 की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, V/R3। अब देखिए I हमें पता है, I1 I2 I3 सारी चीजें हमको पता ही है, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, V/R
यहां से देखिए इसको हम नोट कर रहे हैं, V अपॉन R इज इक्वल टू I1 कितना हो गया, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहां से V कॉमन ले लीजिए, V अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां से V कैंसिल हो गया, ठीक है, V क्या हुआ, V यहां से कैंसिल हो गया, तो हमारा जो बच गया वो कितना बच गया, वो हो गया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मतलब क्या है कि अगर सीरीज में जो रेसिस्टेंसेस है वो कनेक्टेड है, सीरीज में जो रेसिस्टेंसेस जब कनेक्ट होंगे तब क्या करेंगे, हम उनको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। बट जब पैरेलल में कनेक्ट होते तब क्या होता है, तब हमको उनके फ्रैक्शन को ऐड करना होता है, ठीक है, उन रेसिस्टेंस की वैल्यू को फ्रैक्शन में ऐड करना होता है। जैसे R1 है तो R1 को कैसे ऐड करेंगे, R2 को कैसे ऐड करेंगे, R3 को कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को हम ऐड करेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इन दोनों की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमें इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैरेलल में जब रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो करना पड़ता है, ठीक है। यहां से अगर हम देखें कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन वो कितना हो जाएगा, जैसे यहां पर R1 R2 R3 है तो V तो सभी जगह सेम ही है, करंट स्प्लिट हो रहा है और टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट विल बी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करें तो वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट कितना, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये ऐसा हो जाता है, यहां पर देखिए 1 अपॉन R1 R इक्विवेलेंट दैट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये 3 रेसिस्टेंस के लिए। अब मान लीजिए n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, बहुत सारे रेसिस्टेंस हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, सिमिलरली इफ देयर आर n रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, their equivalent resistance R equivalent is given by this 1 upon R1, 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and so on till जितने भी रेसिस्टेंसेस उसमें कनेक्टेड है, ठीक है। सो द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन अ पैरेलल कनेक्शन इज लेस देन द ईच ऑफ द रेसिस्टेंस, मतलब जितने भी रेसिस्टेंस इंडिविजुअली अगर हम एक एक रेसिस्टेंस की वैल्यू को देखें और उन सभी को कनेक्ट कर दें वापस से टोटल रेसिस्टेंस देखें तो इसका जो टोटल रेसिस्टेंस होगा पैरेलल कनेक्शन में वो एक रेसिस्टेंस की इंडिविजुअल वैल्यू के टोटल से कितना होगा, वो कम होगा। मान लीजिए 2 3 4 5 6 इस तरीके से ऐड है तो इनका जो टोटल रेसिस्टेंस है पैरेलल में वो कम हो जाएगा, इसके रिजल्टेंट से एक्चुअली में जितना हो जाए उससे कम हो जाएगा। तो पैरेलल में रेसिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाती है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आते हैं कि आपने देखा होगा कभी कभी कि जब वायर से करंट फ्लो होता है तो वो कुछ गर्म हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ बल्ब द फिलामेंट गेट्स सो हॉट दैट ग्लोज एंड एमिट लाइट, ठीक है। बल्ब से जब भी करंट पास होता है तो क्या होता है, वो कभी गर्म हो जाता है, कभी क्या हमेशा गर्म ही हो जाता है, ठीक है। तभी बोलते हैं कि अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो उसको ऑफ करने के तुरंत बाद में टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, चलिए, व्हेन अ करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट दिस व्हेन अ करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन द आयरन बिकम्स वेरी हॉट, दिस इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर इज ड्यू टू व्हाट इज कॉल्ड हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट, सब, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि वो थोड़ा सा गर्म होने लगता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सपोज अ रेजिस्टर R is connected to a cell, the cell maintains a potential difference V across the resistor driving a current through it, so V equals to IR ऐसा होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये सेल, यहाँ पर सेल लिया हुआ है, उसका V पोटेंशियल डिफरेंस है और उसकी वजह से I करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और इसका सर्किट R है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस होगी, इस रेसिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस होगी वही होगा हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसको अगर हम डिटेल में बात करें, फॉर अ गिवन आई जो है वो गिवन है, फिक्स है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, जैसा कि हम लोगों ने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये वहां से बात करें। फॉर अ गिवन I एंड T, मतलब टाइम भी फिक्स होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में, मतलब क्या है कि जितनी देर तक करंट आप पास करेंगे उतना ही ज्यादा देर तक हीट करेगा, और अगर करंट पास करना बंद कर देंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, ये हीटिंग इफेक्ट जो क्रिएट हो रहा है, ये कैसे और क्यों क्रिएट हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन for R, if the same current passes through two resistances in a given time, more heat will be produced in the larger resistance। मतलब क्या, अगर रेसिस्टेंस हम बढ़ा देंगे, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, कम रहेगा। ठीक, तो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीटिंग इफेक्ट। द हीट प्रोड्यूस कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, U इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। U इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, यहां से हम हीटिंग इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये U जो है ये ही बताता है कि कितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें I की, तो I क्या है, I करंट है। I क्या है, I करंट है, कितना करंट पास कर रहे हैं, जितना ज्यादा करंट पास कराएंगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। फिर R के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितना ज्यादा जितना भी ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा सर्किट में हीट प्रोड्यूस होगी, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम हीट प्रोड्यूस होगी। इसके मतलब टाइम, जितनी देर तक आप उसमें से करंट पास कराएंगे उतना ही देर तक हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर आप कम टाइम के लिए कराएंगे तो क्या होगा, हीट कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, फॉर अ गिवन V एंड T द हीट प्रोड्यूस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, फॉर अ गिवन V एंड T, ठीक है, V और T अगर फिक्स है तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R के। So if the same potential difference is applied across two resistance, more heat will be produced in the same resistor। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि ये I की जगह पर हम लोग बात करें ओम्स लॉ से, I की जगह पर क्या करिए, V इक्वल्स टू IR होता है, तो I की यहां से देखिए V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहां से I को हम क्या कर सकते हैं, I इक्वल्स टू V अपॉन R कर सकते हैं। अब ये देखिए I की जगह पर V अपॉन R हो गया, तो यहां पर I की जगह पर अगर हम लोग V अपॉन R प्लेस कर देंगे तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस है वो टाइम से कैसे रिलेट हो जाएगी, वो यहां से हो जाएगी U इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई T। ठीक, तो यहां से हम ये भी बता सकते हैं कि अगर करंट नहीं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। उस कंडीशन में रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा और टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से कितना हीट प्रोड्यूस होगा और कितनी देर तक प्रोड्यूस होगा। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक पावर, और जो हीट की बात करें तो हीट से रिलेटेड आपके में अभी न्यूमेरिकल आपके कोर्स में नहीं है, तो वो चीजें हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। ठीक है, तो बेसिकली पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना वर्क आप कितने टाइम में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर, और द रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड, मतलब आप कितना ज्यादा वर्क कितने टाइम में या कितनी देर के लिए कर रहे हैं वही आपका बताएगा कितना आप पावर कंज्यूम कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वही सेकंड पार्ट में दिया हुआ, द रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है या फिर कंज्यूम की जा रही है, मतलब मैं वर्क कर रहा हूं या वर्क ले रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको फिर से समझ लीजिए, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द पावर इज, पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू U अपॉन T, हीटिंग इफेक्ट से पावर इक्वल्स टू U अपॉन T, तो U इक्वल्स टू U क्या था, U हमारा पहले क्या था, U हम लोगों ने पता किया था, U क्या था, U इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, यहां से U इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, अब ये देखिए I स्क्वायर RT डिवाइड बाई T, तो ये I स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक है, बट हमें पता है कि जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR था, तो पावर के लिए P इक्वल्स टू VI हो जाएगा, पावर के लिए क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू VI हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम लोग पावर की बात करें तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा और दूसरा फॉर्मूला पावर कैलकुलेट करने के लिए V स्क्वायर अपॉन R भी हो जाएगा। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन R कैसे हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, यहां से V इक्वल टू IR होता है। अब यहाँ पे देखो V है, I नहीं है, तो I की वैल्यू को अगर हम लोग निकाले I इक्वल्स टू V अपॉन R, एक V पहले से दूसरा V यहां पर, तो V स्क्वायर अपॉन R ये यहां से आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर कितना होगा। अब अगर इस पावर की यूनिट की बात करें, द SI यूनिट ऑफ पावर इज जूल। ठीक है, SI जो पावर की SI यूनिट है वो क्या है, जूल है, एंड दैट ऑफ द टाइम इज सेकंड। ठीक है, तो एनर्जी की जूल ही रहती है। ठीक है, एनर्जी जितनी भी होती है उन सब की जो यूनिट होती है SI यूनिट, वो क्या होती है, जूल होती है। उस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें पावर की, ठीक है, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज द जूल एंड दैट ऑफ द टाइम इज सेकंड। ठीक है, तो टाइम की सेकंड है, एनर्जी की जूल है, द SI यूनिट ऑफ पावर, देयरफॉर द SI यूनिट ऑफ पावर विल बी जूल पर सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली यहां से अगर हम लोग पावर की बात करें तो वो जूल पर सेकंड हो जाएगा। अब
जूल पर सेकंड जो है उसको हम लोग कुछ और भी राइट कर सकते हैं, वो कुछ और क्या है, दिस यूनिट इज कॉल्ड वॉट, वो सिंबल इज W, ठीक है। तो पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट भी होती है, या SI सिस्टम में इसकी यूनिट वॉट भी हो सकती है, उसको हम जूल पर सेकंड भी राइट कर सकते हैं। तो जूल पर सेकंड कहीं पर रिटर्न हो और कहीं पर वॉट रिटर्न हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो आप जूल पर सेकंड भी राइट कर सकते हैं और वॉट भी राइट कर सकते हैं, बट जनरली आपको वॉट ही लिखा हुआ मिलेगा सभी जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट हम लोग पावर की पता कर सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस की, ठीक है, तो क्या क्या एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे सर्दियों में क्या होता है, हम लोग कूलर जो सर्दियों में क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लोअर का यूज करते हैं, ये सभी चीजें हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करती है। उसमें हम लोग एलॉय का यूज करते हैं और हीटिंग प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर कई बार नाइक्रोम वायर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उसमें से जब करंट पास कराते हैं तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मैनी यूजेस, इलेक्ट्रिकल बल्ब, रूम हीटर्स, इलेक्ट्रिकल आयरन, emulsion heaters, toaster, electric fuse and a number of other works on this principle, ठीक है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो हम लोग यूज करते हैं किसमें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। करंट ऑलवेज प्रोड्यूस सम हीट, ठीक है, वो हमेशा ही प्रोड्यूस होता है, वेदर वी यूज द हीट और नॉट, इफ द हीट इज प्रोड्यूस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, इट रिप्रेजेंट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है, देखो करंट जब भी फ्लो होगा तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी, कभी कम प्रोड्यूस होगी बट कभी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब अगर हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो यही वेस्टेज हो गया, ठीक है। अगर हम उसका यूज कर ले रहे हैं तो वो वेस्टेज की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल हीटर की, ठीक है, मान लीजिए प्रेस की बात करें, आयरन की, तो उसमें क्या हीट तो प्रोड्यूस होती है बट उसका हम वहां पर यूटिलाइज कर ले रहे हैं। अब यूटिलाइज कर ले रहे हैं तो इस चक्कर में क्या होगा, इस वजह से क्या होगा कि उसको हम लोग बोलेंगे कि वो वहां पर डिसएडवांटेज नहीं है, यहां पर वहां पर लॉस नहीं हो रहा है, ओके, ठीक है। तो यहां से हम लोग डिसएडवांटेज की बात को भी डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी बात करते हैं अदर यूनिट की, अदर कॉमन यूनिट्स की, वो है किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर के, ठीक है, ये भी पावर का यूनिट है। पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, ठीक है, ये क्या है, पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम और प्रोड्यूस, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 1 किलोवाट आवर की या 1 जूल की, ठीक है, इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड पर सेकंड, द एनर्जी इज यूज्ड एट द रेट ऑफ 1 वाट, ठीक है। मतलब क्या, 1 जूल एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं 1 सेकंड में तो वो 1 वाट हो गया, ठीक है, 1 वाट हो गया। 1 वाट क्या हुआ, 1 जूल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं कितना, 1 सेकंड में, तो ये 1 वाट हो गया। तो अब 1 किलोवाट आवर क्या होगा, इन अदर वर्ड इफ द एनर्जी इज used at the rate of 1 watt, the total energy used in 1 second is 1 joule. How much energy is used in 1 hour is used at the rate of 1000 watt? ऐसा होगा क्या, तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। It is 1000 watt multiplied by 3600 सेकंड। अब ये 3600 सेकंड कहां से आ गया, हम लोगों ने बात की ना वॉट आर, तो आर में क्या होता है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60 ये हो जाएगा 3600, 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये देखो किलोवाट मतलब 1 किलो मींस 1000, ठीक है। तो वहां से ये 1000 वॉट हो गया 1 किलोवाट की जगह पर, और 1 आवर की जगह पर 3600 सेकंड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 36000000 जो भी है, इसको हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 जूल, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है वो कितना हुई, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, इतनी एनर्जी हो जाती है, ठीक है। और इसको हम लोग शॉर्ट में kWh भी राइट कर सकते हैं या फिर किलोवाट आवर भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर हम बात करें 1 किलोवाट आवर की, तो 1 किलोवाट आवर कितना हो गया, यहां से 1 किलोवाट आवर 36123450, ठीक है। या फिर इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में राइट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड इन हाउसेस, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर, ठीक है। ये जो किलोवाट आवर होता है यही होता है 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं किसको, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है जहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फिक्स पर किलोवाट आवर,
1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड 1 यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी होती है, जितना हम कंज्यूम करते हैं अपने घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया 3.6 × 10⁶ जूल। इतना एनर्जी जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमको पेमेंट करना होता है 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट का जो चार्ज है वो आपको पता ही है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग 1 यूनिट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं और हमें पता भी चल जाता है कि 1 यूनिट क्या है। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब टाइम आता है किसका? आपने जो हमें डाउट सेंड किए हैं वो डाउट डिस्कस करने का। बट उसके पहले हम आपको बता दें कि जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है, हमारे पास में आपके बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। वी आर हैप्पी विद दैट। क्यों? अगर आप डाउट भेज रहे हैं, इट मींस आप एफर्ट कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे साथ में। और हम इसीलिए, हम किस लिए हैं? हम आपके बोर्ड के एग्जाम्स में जो स्कोर है उसको 100% लाकर ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, इसके लिए आपके डाउट्स, सभी डाउट, जितने भी डाउट्स आप हमें सेंड कर रहे हैं, उन सभी डाउट्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने संडे को एक फ्री लाइव डाउट डिस्कशन सेशन रखा हुआ है। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। आपके जितने भी डाउट्स है उसके लिए आप क्या करिए, ज्वाइन कात्यायन अकेडमी फ्री डाउट सेशन, ज्वाइन कात्यायन अकेडमी फ्री डाउट सेशन ओपन फॉर ऑल, ये सभी के लिए ओपन है। इसमें आप क्या करिए, आपके जितने भी क्वेरीज है उसको 13 मार्च तक, 13 मार्च मतलब कल इवनिंग तक आपके जितने भी डाउट्स है फिजिक्स क्लास 10th के, आप उसको सेंड कर दीजिए। ठीक है, कहां पर सेंड करेंगे? query@katyayanaacademy.com, इसको नोट कर लीजिए। कहां पर सेंड करेंगे? query@katyayanaacademy.com, यहां पर भेज दीजिए। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो कब सॉल्व होंगे? ये जो क्लास होगी ये कब होगी? ये होगी संडे को। संडे को मतलब 14 मार्च को इसकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। ठीक है, जिसमें हम लोग आपके जितने भी डाउट्स है, उस दिन कोई टॉपिक नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने, आप इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट था ना, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट में जो बाकी के टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए, और जो बाकी आपके चैप्टर्स बाकी है फिजिक्स के, वो अभी हमारे आगे के क्लासेस में होंगे। बट आपके जो डाउट्स है, डाउट्स को कंप्लीट करने के लिए टाइम का थोड़ा शॉर्टेज लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये एक एक्स्ट्रा क्लास ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें आपके सभी डाउट्स, जितने भी डाउट्स आपने सेंड किए हुए, वो सभी डाउट्स हम लोग संडे को 1 बजे डिस्कस करेंगे। कहां पर? अपने YouTube के चैनल पर। कहां पर डिस्कस करेंगे? अपने YouTube के चैनल पर। तो YouTube के चैनल के लिए आपको क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि YouTube का चैनल कहां से मिलेगा, मतलब किस जगह पर होगा? ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको वेट करना है कब का? संडे का। क्यों? संडे को क्या होगा? संडे को आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसमें उस दिन के वीडियो का लिंक होगा। आप उस लिंक पर क्लिक करिए, आप डायरेक्टली जो YouTube पे हमारी क्लास होगी 1 बजे से 1 बजे दोपहर में, उस क्लास को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास में टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट आपको क्या करना है, आपको आज से कल तक आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारी स्टडी करनी है, और आपके जो डाउट्स हैं वो क्रिएट करने मतलब जो डाउट्स वहां पर क्रिएट हो रहे हैं, वो डाउट्स आपको क्या करना है, कात्यायन अकेडमी पर भेजना है। किस पे? ईमेल आईडी पर। उसके लिए ईमेल आईडी है, दैट इज query@katyayanaacademy.com। इस पर सेंड कर दीजिए और आपको संडे की क्लास में हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम यहां पर नहीं स्पेंड करते। आप इसको याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, आपके पास में YouTube का एक मैसेज आएगा, मतलब हम कात्यायन अकेडमी एक मैसेज सेंड करेगी जिसमें लिंक होगा YouTube के क्लास का, ऑनलाइन क्लास का, जिसमें सारे डाउट डिस्कशन किए जाएंगे। ठीक है, तो आप वो सारे क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स है उसको सेंड करिए। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपके डाउट्स थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखिए, अभिजीत जी ने क्वेश्चन भेजा हुआ, व्हाट इज फेलोर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, फेलोर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पहले आप एक चीज देख लीजिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन बेसिकली 2 तरीके का होता है। रिफ्लेक्शन होता क्या है, जब लाइट किसी एक सरफेस पर पड़े और उसी मीडियम में वापस चली जाए स्ट्राइक करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है इसको हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब देखो, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, अब देखो ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
प्रॉब्लम कहां पर आती है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन में, जिसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और कुछ लोग को मतलब ऐसा मतलब होता है कि लगता है कि ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फेल्योर है, इसलिए लोग बोलते हैं फेल्योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए फेल्योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों नहीं है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं होता है, कंडीशन कोई भी हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, बिल्कुल फॉलो होगा। कैसे? अब मान लीजिए यहां पर ही देखिए कोई हमने एक रफ सरफेस ले लिया, ठीक है। रफ सरफेस जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहां पर फेल्योर नहीं होता है। कैसे? अब देखो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अच्छे से। मान लीजिए ये एक इंसिडेंट रे आई, यहां पर स्ट्राइक कर रही है, जिस जगह पर स्ट्राइक कर रही है वहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, अब मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए नॉर्मल इस सरफेस पर यहां पर होना चाहिए, तो ये नॉर्मल ऐसा होगा। अब देखिए ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब रिफ्लेक्शन किधर होगा? इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन की, तो देखिए किधर होगा? इस तरफ होगा। अब अगर हम लोग बात करिए, देखिए एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब इसी के पैरेलल हम क्या करते हैं, एक दूसरी लाइट रे लेकर आते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा तभी ये क्लियर होगा। ये मैं दूसरी लाइट रे यहां पर लेकर आया, यहां पर स्ट्राइक किया। अब इसका नॉर्मल देखिए, अब अगर हम बात करें इसके नॉर्मल की, तो इसका नॉर्मल ऐसा होगा। इसके इस सरफेस के इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहां पर नॉर्मल होना चाहिए। अब देखिए यहां से अब वापस से अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो वो किधर हुआ? इधर। थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, हम लोग क्या थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि एकदम या। अब देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, पैरेलल आ रहे हैं दोनों, अप्रोक्सीमेट पैरेलल आ रहे हैं। बट रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हुआ? एक इधर गया, एक इधर गया। बट आप ये देखेंगे इसके लिए I और R जो है, और इसके लिए I और R जो है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? इक्वल है। मतलब क्या है कि, और इसी को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यही तो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। बट रफनेस की वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कुछ इधर जा रही, कुछ इधर जा रही। अभी किसी दूसरे एंगल से लेकर आएंगे, ठीक है, मतलब किसी दूसरे एंगल पर यहां पर जो रफ सरफेस है वहां पर स्ट्राइक करेंगे तो किसी दूसरी तरफ चले जाएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेल्योर हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, फेल्योर नहीं होता है। होता क्या है कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ही यहाँ पर, बट यहाँ पर जो सरफेस है वो रफ है, इस वजह से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इधर उधर जा रहा है। बट रिफ्लेक्शन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो हो रहा है, इसलिए फेल्योर नहीं है। बट कुछ लोग बोलते हैं इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फेल्योर, इसलिए कुछ लोग इसको फेल्योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। बट आपको इसमें कंफ्यूज नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक चीज क्या है। ओके चलिए, ओके अभिजीत, आई होप आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाउट देखते हैं। व्हाट इज दिस? या नेक्स्ट डाउट देखिए, डिफाइन द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए इधर से एक लाइट रे जा रही है, ठीक है, इसके रास्ते में एक छोटा सा पार्टिकल पड़ गया, ये एक पार्टिकल पड़ गया, ये लाइट रे क्या हुई, इस पर स्ट्राइक की, यहां पर स्ट्राइक की। तो बेसिकली स्कैटरिंग में क्या होता है, ये पार्टिकल क्या करेगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद में क्या करेगा, वापस से री एमिट करेगा। अब जब री एमिट करेगा वो सभी डायरेक्शन में करेगा। जब री एमिट करेगा तो क्या करेगा, ये सभी डायरेक्शन में करेगा। कैसे? आगे की तरफ भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, और पीछे की तरफ भी करेगा जिधर से लाइट रे आ रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब एंड री एमिट, री एमिट, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन और री एमिशन का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, जो जब लाइट रे ट्रेवल कर रही थी, लाइट ट्रेवल कर रही होती है, तो उसके पाथ में, उसके रास्ते में कोई एक पार्टिकल पड़ जाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल पड़ते हैं। तो वो जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, फिर उसके अंदर री एमिट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। चंचल जी, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपका अगर डाउट क्लियर नहीं होता है, कल के पहले आपको क्या करना है, वापस से इस क्वेश्चन को भेज दीजिए, फिर से अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि संडे को एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है आपके लाइव डाउट डिस्कशन की। ओके चंचल, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, या नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मोहित दुबे जी का। मोहित दुबे जी का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डज द कनेक्टिंग कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो? नॉट अ ग्लो,
नॉट वाइल द हीटिंग नॉट ग्लो। ओके, देखिए मोहित जी और आप सभी स्टूडेंट, एक देखिए जब क्वेश्चन आप सेंड करते हैं ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करके सेंड करिए, जिससे क्या हो आपको भी आपके क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर मिल सके जो आपका डाउट है, और हमें आंसर देने के पहले एक्चुअली में पता रहे कि आपका एक्चुअल में डाउट क्या है ना। मान लीजिए आपका डाउट कुछ और है बट क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा कि आपका डाउट तो डाउट बना रहेगा और हम किसी और क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। इसलिए आप क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियरिफाई करके भेजा करिए। ओके, बट कोई नहीं, हमें यहाँ पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्या है, शायद मोहित बोलना चाहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, ठीक है, व्हाई डज द कनेक्टिंग कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें तो उसका जो कॉर्ड होती है वो हीट अप नहीं होती, जो अंदर का पूरा अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वही हीट अप होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हीटर के अंदर जो कॉइल या एलिमेंट यूज करते हैं उसमें दूसरे मटेरियल का कंडक्टर होता है, नाइक्रोम का होता है या एलॉय हो सकता है, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोड्यूस फ्लो नहीं हो पाती है। बट जो कॉर्ड है उसमें तो कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। अब कॉपर और या एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो क्यों हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वहां पर, क्यों इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा हीट में, क्योंकि वो तो अच्छा है। बट और देखिए अभी हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था ना, H इक्वल्स टू या U इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, तो वहां पर देखिए अब जब रेसिस्टेंस कम है तो हीट एनर्जी तो कम ही प्रोड्यूस होनी है ना। अब अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, इसलिए हीट कहां पर ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल हीटर के अंदर, ना कि बाहर, ठीक है। कॉर्ड में कॉपर वायर का यूज करते हैं, ओके, या एल्यूमिनियम भी हो सकता है, दोनों अच्छे कंडक्टर हैं, इसीलिए वायरिंग में और कॉर्ड बनाने में, वायर में, सभी चीजों में उसका यूज करते हैं। ओके मोहित दुबे, सो आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतना गुप्ता जी का। देखिए चेतना गुप्ता जी क्या बोल रही है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी। बैटरी होनी चाहिए उसमें 3 सेल, मतलब वो जो बैटरी है उसमें 3 सेल होना चाहिए, और एक सेल का जो वोल्टेज है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ऑफ 2 वोल्ट। गुड, ठीक है। अ रेसिस्टर 5 रेसिस्टर एंड 8, ओके, शायद चेतना जी ने यहाँ पर ओम नहीं राइट किया हुआ है, ठीक है, तो ये ओम होना चाहिए, ठीक है। तो 5 ओम रेसिस्टर एंड 8 ओम रेसिस्टर एंड 12 ओम रेसिस्टर, ठीक है, सभी जगह पर ओम राइट कर देते हैं जिससे आपको भी बाकी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। एंड प्लग की भी होना चाहिए, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसका चेतना जी चाहती है कि हम एक डायग्राम बना लें, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या कनेक्ट करना है, सबसे पहले हमको कनेक्ट करना है 2 वोल्ट के सेल। कितने सेल कनेक्ट किए हुए देख लेते हैं। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल। 3 सेल होने चाहिए ईच ऑफ 2 वोल्ट, ठीक है। तो 3 सेल पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 सेल ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3, देखिए एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, ठीक है, एक छोटी एक बड़ी, ये मिलाकर एक सेल बना लिए। ये 2 वोल्ट हो गया, ये दूसरा वाला 2 वोल्ट हो गया, ठीक है, और ये तीसरा वाला 2 वोल्ट हो गया। इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसमें हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, की जो है वो हमेशा पॉजिटिव साइड में ही लगाना चाहिए, ठीक है। तो की को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव साइड से ऐड कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहां से ले लेते हैं की, इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ गया, ये आ गया मेरा की, बीच में डॉट नहीं है, ओपन है, डॉट लगा देंगे, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या कनेक्ट करना है, 3 रेसिस्टर कनेक्ट करना है। कितने ओम के, 5 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का। तो यहां से देखिए 1 2 ऊपर ले लेते हैं, हो गया। इसको यहां से ऐड कर दीजिए। अब इन तीनों की वैल्यू दे दीजिए, इनकी वैल्यू दे दीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक ये मेरा 5 ओम का हो गया, ये 5 ओम हो गया, ये कितना हो गया, ये मेरा 8 ओम हो गया, और ये जो नेक्स्ट वाला है वो 12 ओम हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये मेरा स्कीमेटिक डायग्राम बन गया, जिसमें देखिए ये 2 वोल्ट का ये हो गया, 2 वोल्ट का ये होगा, ये दूसरा वाला जो है ये 2 वोल्ट का हो गया, और ये जो तीसरा वाला ये भी 2 वोल्ट का हो गया। ये 3 वोल्ट के अलग अलग सेल हो गए। अब देखिए एक सेल में देखिए क्या होना चाहिए, एक छोटी एक बड़ी लाइन, ये मिलाकर एक सेल बनाता है, फिर से एक छोटी एक बड़ी मिलाकर ये देखिए एक दूसरा सेल बना दिया, और ये छोटी एक बड़ी मिलाकर ये तीसरा सेल बना दिया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम बना सकते हैं। ओके चेतना जी, आई होप आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर्ष जी का एक क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन नहीं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में एक्चुअली में मतलब देखिए हर्ष जी ने जो क्वेश्चन दिया था हमने एज इट इज उसको वैसे ही कॉपी कर लिया। इसमें क्या है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एक्सप्लेन फ्लो ऑफ चार्ज।
तो चलो ठीक है, हम लोग ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली क्या है। सबसे पहले पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले आता है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग टर्म है। तो पहले हम लोग देखेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या होता है, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग और मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल में क्या होता है, पोटेंशियल की हम लोग बात कर रहे हैं पहले इस पोटेंशियल की। पोटेंशियल में जो टेस्ट चार्ज होता है इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी से मूव करता है, इंफिनिटी से मूव करता है टू अ पॉइंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इन पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल में टेस्ट चार्ज जो मूव करता है वो इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक मूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब इंफिनिटी से किसी एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। इसको हम लोग राइट करते हैं V = W/Q, ठीक है। कैपिटल Q कर लेते हैं क्योंकि कुछ लोग कैपिटल Q भी राइट करते हैं, हम लोग इसको कैपिटल कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया Q। अब अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में PD भी राइट करते हैं, PD देख लेते हैं। तो PD का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, मतलब दोनों टर्मिनल जो है वो नोन होंगे, ठीक है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहां से Q जो चार्ज है यहां से यहां लेकर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा V, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी, वो कितना हो जाएगा, ये भी होता है W/Q, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां का जो पोटेंशियल है वो कुछ अलग है, यहां का पोटेंशियल कुछ अलग है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए 5 वोल्ट है, यहां पर 10 वोल्ट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 10 - 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है और पोटेंशियल में क्या होता है, पोटेंशियल में जो चार्ज होता है उसको वर्क डन, मतलब वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, किसी इंफिनिटी से बहुत दूर से किसी एक पॉइंट तक लाने में। बट पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, एक नोन पॉइंट से दूसरे नोन पॉइंट तक ले जाना होता है, उसमें जो वर्क डन करते हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी सर्किट से कितना चार्जेस फ्लो हो रहा है वही बताता है कि उसमें कितना करंट फ्लो रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट या करंट सेम ही होते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इसके बाद में कंडक्टर एंड इंसुलेटर, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, तो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए और इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि द सब्सटेंस विच आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो चार्ज कैरियर होते हैं, वही चार्ज लेकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे कंडक्टर। और अगर किसी में इसकी कमी है, नहीं है या ना के बराबर या बहुत कम है, तो वो हो जाते हैं हमारे इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर भी हो गए। इसके बाद में फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली क्या होता है कि किसी कोई एक टर्मिनल जो है या कोई जगह है, या यहाँ पर इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, ये बहुत ही कॉमन सा है, ठीक है, और ये कोई दूसरा कंटेनर है। ओके, अच्छा, फ्लो ऑफ चार्ज, फाइन फाइन फाइन। तो फ्लो ऑफ चार्ज में क्या होता है कि जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो किधर से किधर फ्लो होते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये यहां पर ही, और ये कोई एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो चार्जेस फ्लो होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो होते हैं, इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर दे ये किसी एक वायर से, ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ये क्या है, एक वायर है, ठीक है, ये वायर है। अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे डिसाइड होता है। यहां पर नेगेटिव है मतलब यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर डेफिसिट या फिर कमी है, ठीक है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ज्यादा है, जिधर नेगेटिव है, कम कहां पर है, जिधर पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ,
इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और यही होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्जेस किधर से किधर फ्लो होते हैं, नेगेटिव चार्ज फ्लो होते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा जिस टर्मिनल पर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और जिस पर पॉजिटिव होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी या फिर डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो रहे हैं तो कहां से कहां फ्लो होंगे, जिधर ऑलरेडी बहुत सारे हैं उस तरफ तो फ्लो होंगे नहीं, जिस जगह पहले से बहुत सारे हैं और जहां पर कमी है तो जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ फ्लो होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट, तो आई होप हर्ष आपका क्वेश्चन का आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं हमारे पास में जो अभी क्लियर नहीं हो पाए क्योंकि टाइम कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसी टाइम को हम यूटिलाइज करेंगे कब, संडे को, जिसमें आपके जो भी डाउट्स आपने हमें सेंड किए हुए हैं वो सारे डाउट्स संडे को 1 बजे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तब तक आप क्या करिए, आपके पास में अभी भी 13 तक का टाइम है, 13 तक क्या करिए, आप बहुत अच्छे से और स्टडी करिए, और जो आपके नए डाउट्स आते हैं उसको आप सेंड करिए कात्यायन अकेडमी पर। ठीक है, query@this query@katyayanaacademy.com। ओके, थैंक यू किड्स।